तो विकास जो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का। तो हम लोग करने वाले हैं एजुकेशन का मॉडल पेपर। तो देखो दो ठो कराएंगे और क्या कराएंगे। तो देखो पहले तो हम लोग पैटर्न समझते हैं। पैटर्न कैसे आएगा, देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 10 मार्क्स मतलब कि आपको पूरा 2 पेज भर के लिखना होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहले 3 ठो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 को क्वेश्चन आएगा और 3 ठो क्वेश्चन में से कोई 2 ठो लिखना होगा। तो देखो क्वेश्चंस क्या क्या है, इसके बाद इसका उत्तर है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। किशोरावस्था का अर्थ क्या है? किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन है भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली में तक्षशिला के महत्व का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में ब्राह्मणिक और बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के बीच किन्हीं 5 अंतरों को लिखिए। इसका आंसर बाद में पढ़ाएंगे अभी। ठीक, लघुत्तरीय प्रश्न देखो, लघुत्तरीय प्रश्न में से आएगा आपका 1 2 3 3 ठो आएगा। 3 ठो में से कोई 2 को करना है। लघुत्तरीय भी लघुत्तरीय नहीं है, ये 1 पेज का आंसर होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का है, तो 3 में से कोई भी 2 को करना है। 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से आएगा आपको 20 मार्क्स, यहाँ पे आ जाएगा 10 मार्क्स। 20 और 10 30, और यहाँ पे छोटा 2 मार्क्स का आ जाएगा 10 5 को। तो यहाँ पे देखिए 3 ठो क्वेश्चन पूछा। शैक्षणिक मनोविज्ञान की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। शैक्षणिक मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? मानव निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के विचारों की व्याख्या कीजिए। मैकाले मिनट से आप क्या समझते हो? मैकाले मिनट ने किस प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य संघर्ष को समाप्त किया। तो ये था यहाँ का क्वेश्चन। ये तीनों में से कोई 2 को लिखना है। और यहाँ पर आएगा हम लोग का केगो है, 7 को क्वेश्चन दिया रहेगा। 7 में से कोई भी 5 करना है। 2 मार्क्स का रहेगा, माने थोड़ा सा 4-5 लाइन का आंसर रहेगा, ठीक है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य का उल्लेख करो। वृद्धि से आप क्या समझते हो? सहसावस्था का तात्पर्य क्या है? संवर्तन क्या है नारी शिक्षा के क्षेत्र में? बेगम रुकैया क्या योगदान है? बौद्ध योगी ने एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा संस्थान का नाम लिखिए, ठीक है। इसका आंसर तो पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था का अर्थ क्या है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो किशोरावस्था क्या होता है? हम लोग का 3 अवस्था होता है, ठीक है। बाल्यावस्था, सहसावस्था, किशोरावस्था, और एक और अवस्था होता है, 5 अवस्था होता है। किशोरावस्था के बाद आता है हम लोग बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो वो 5 अवस्था होता है ज़िंदगी में। तो किशोरावस्था के बारे में पूछा है। सबसे पहले होता है बाल्यावस्था, सबसे पहले होता है सहसावस्था। सहसावस्था हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, वही जब से जन्म लेते हैं तब से 3 साल तक को बोलते हैं सहसावस्था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 से 12 साल रहते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है, बच्चे। और बाल्यावस्था के बाद आने वाला जो अवस्था है उसको बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है, जो लगभग 12 से 19 वर्ष तक की आयु में होता है। इस समय शरीर और मन में तेजी से बदलाव आते हैं। इसे टीनेज भी कहा जाता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की विशेषता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो शारीरिक विकास ये सब होती है, शरीर का लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है, लड़कों में कंधे चौड़े होते हैं, मांसपेशियाँ विकसित होती है, लड़कियों के शरीर की बनावट में बदलाव आता है, आवाज़ में परिवर्तन होता है, लड़कों की आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, और चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ आना, त्वचा पे मुहासे आना, ये सब होता है। प्रजनन अंगों का विकास और लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत। तो ये सब शारीरिक विकास हो गया। और हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में होने वाली मानसिक विकास क्या क्या होता है। तो भावनाओं में तीव्रता आती है। जैसे एक पल में खुश थे, एक पल में गुस्सा, एक पल में उदास, खुश थे अभी गुस्सा हो गए, फिर उदास हो गए। तो ये सब क्या होता है? चलते रहता है हम लोग का किशोरावस्था में, ठीक है। बड़ा जल्दी क्या होता है? मूड स्विंग जिसको कहा जाता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हम लोग को स्वतंत्र होना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम लोग किशोरावस्था में आते हैं, तो हम लोग को मन करता है कि हम लोग किसी का ना सुने, बस अपना सुने। मम्मी ऐसे ऐसे मत बोलो ना, हमको आप काहे इतना बोलती हैं, हमको रहने दीजिए ठीक से, आपका बात हम नहीं सुनेंगे। हम लोग झगड़ा कर लेते हैं मम्मी पापा से, ठीक, ये सब बात पर, छोटा मोटा बात पर, किशोरावस्था में, ठीक है। मानसिक अवस्था क्योंकि चेंज हो रहा है, ठीक। तो आपका गलती नहीं है, किसका गलती है? उम्र का गलती है। नई चीज़ें सीखने और समझने की जिज्ञासा बढ़ती है किशोरावस्था में। सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ विकसित होती है कि हम लोग समाज के बारे में थोड़ा समझते हैं। आत्मचेतना बढ़ती है, हम लोग खुद के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक। और आत्म मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति आती है कि हम क्या है, हम इससे ज़्यादा अच्छे हैं, हम इससे कम अच्छे हैं। हम लोग क्या करते हैं? आंकते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, जिससे कला, साहित्य, अभिनय में रुचि आती है, ठीक है। तो ये सब था हम लोग का कि ये सब एडोलेसेंट में, किशोरावस्था हम लोग के शरीर में और दिमाग में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली में तक्षशिला का महत्व क्या है। तो तक्षशिला बहुत पुराना स्कूल है, ठीक है, विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहाँ से बहुत दूर दूर से आदमी लोग सीखने आते थे। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
अभी पाकिस्तान में स्थित है, पहले भारत में था, तो पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था ना। तो तक्षशिला व्यापार मार्गों के पास होने के कारण शिक्षा और संस्कृति के आदान प्रदान का केंद्र बना। तक्षशिला क्या था, व्यापार, उधर ही व्यापार होता था, तो वहीं पे क्या बना, केंद्र बना, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता था तक्षशिला में। ठीक है, तो तक्षशिला में कौन जाकर पढ़ाई लिखाई किया था, तो हम लोगों ने नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई किए थे, तक्षशिला में। ठीक है, यहाँ वेद, गणित, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, राजनीतिक, युद्ध कला और संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। देखो इतना कुछ पढ़ाया जाता था। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि, आचार्य चाणक्य, चरक और जीवक इससे जुड़े थे। ये सब लोग जो है, जो महान महान लोग हैं, ये लोग यहीं से पढ़े लिखे हैं। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिक्षा दी जाती थी और कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं थी। परीक्षा और अच्छा नहीं होता था। देखिए कितना अच्छा था ना, परीक्षा नहीं होता था उस टाइम। 5वीं शताब्दी में हरों के आक्रमण के कारण तक्षशिला को वो लोग तोड़ दिया। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। तो तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय अच्छा बना। तो तक्षशिला ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत आधार दिया और पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया। तो बहुत महत्व है, ठीक है, तक्षशिला का। वहाँ बड़े विद्वान आदमी लोग आए हैं। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध शिक्षा, ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास करना था। ठीक है, नैतिक मतलब क्या हुआ कि आप अच्छे इंसान बने। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आप लोग चल रहे हैं रास्ता में, आपको 10,000 रुपये, मैंने आपको बहुत दरकार है 10,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन आप रास्ता में चल रहे हैं और चलते चलते आपको क्या मिल गया, एक पर्स मिल गया। पर्स खोल के देखिए आपके उसके अंदर 10,000 रुपये है, लेकिन आप वो 10,000 रुपये कहाँ ले जाके दे दिए, पुलिस को दे दिए कि ये पैसे मेरे नहीं है, मैं खर्च नहीं करूँगा। वो बेचारा उदास हो रहा होगा। तो अगर आप इतने अच्छे हैं तो कहा जाए कि आप नैतिक इंसान हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम करेंगे? नहीं करेंगे, पर्स लेकर भाग जाएंगे। कोई देखे ना, पर्स में ईटा उटा भर के फेंक दीजिएगा तालाब में कि पर्स किसी को मिलना नहीं चाहिए, पैसा मेरा पास, बस। तो आप लोग नैतिक इंसान नहीं है। आध्यात्मिक तो आप लोगों को पता है, पूजा पाठ, भगवान के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना। तो आध्यात्मिक एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसके बारे में क्या ही कहा जाए। और बौद्धिक विकास तो मैथ में थोड़ा दिमाग तेज होगा, सोचने की समझ शक्ति बढ़ेगी, तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो वो सब कहा जाएगा बौद्धिक विकास। तो ये तीनों विकास पर बल दिया जाता था बौद्ध शिक्षा में। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, जो क्या है ज्ञान देना, नॉलेज, बल्कि चरित्र का निर्माण करना था। तो असली शिक्षा यही है कि आपके चरित्र का निर्माण हो, अच्छे चरित्र वाले इंसान बने। ठीक है, नैतिकता का निर्माण हो आपके अंदर, आत्मसंयम बने। उस समय आत्मसंयम का ज़्यादा महत्व था कि आप खुद पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए था। तो हम लोग भी आज बौद्ध भिक्षुक लोग को देखते हैं, वो लोग अनुशासन में रहता है। जो लोग ऑरेंज कपड़ा पहनता है और टकला होता है, ठीक है, चाइना जैसा लगता है ना, वो लोग बौद्ध भिक्षुक है। तो बौद्ध शिक्षा की विशेषता क्या थी, तो ये केंद्रीय प्रशासन, शिक्षा का संचालन जो होता था ये बौद्ध संघों के नियंत्रण था, जिससे एक रूपता बनी रहती थी। तो एक केंद्र था, वहीं से सबको सूचनाएं दी जाती थी, ये करना है, वो करना है। सभी के लिए शिक्षा, इसमें जाति और लिंग के भेदभाव के बिना योग्य छात्रों को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा था। व्यापक पाठ्यक्रम, इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति, चिकित्सा, कला, व्यापार, युद्ध कला की शिक्षा सब दिया जाता था, जिसको जो मन है वो पढ़े। लोक भाषा में शिक्षा, तो इस समय संस्कृति नहीं दिया जाता था, जो आदमी लोग जिस भाषा में बात करता था उसी भाषा में ही शिक्षा दिया जाता था। जैसे आज के लिए क्या है, पढ़ा लिखा भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश में शिक्षा देना क्या है, बुरा है, क्योंकि इंग्लिश तो सब कोई को आता नहीं है। जो सब कोई को आता हो उस भाषा में शिक्षा देने से क्या होगा, सबके पास शिक्षा जाएगा। तो उस टाइम देखो कितना अच्छा था कि वो लोग पाली भाषा, जो कि उस टाइम चलता था अगल बगल में, उस भाषा में शिक्षा होता था। तो माइक नहीं लगाने के कारण आप लोग का आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब माइक लगा लिया तो आवाज़ आपको ठीक से आया होगा। लेकिन अब फिर से हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि अब टाइम कम है, तो ये थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी। देखो गुरु शिष्य परंपरा था उस टाइम। विशेष शिक्षा विधियाँ, तो मौखिक शिक्षा, स्वाध्याय और पुस्तकों की प्रतिलिपि बनाकर पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, उस समय क्या था, मौखिक शिक्षा, बोल कर, उतना तो किताब नहीं छापा जा सकता है। माइक यहाँ पे लगा था लेकिन वहाँ पे लगा नहीं थे फ़ोन के अंदर। तो मौखिक शिक्षा, स्वाध्याय खुद से पढ़ा जाता था। ठीक है, खुद से सीखा जाता था। स्त्री शिक्षा भी उस टाइम था, महिलाओं को भी शिक्षा देने का अधिकार था वहाँ उस टाइम, शिक्षा लेने का। सख्त नियमों के कारण कम स्त्रियाँ इसमें भाग लेती थी, लेकिन कम स्त्रियाँ इसमें भाग लेता था। व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, कला, कौशल और भवन निर्माण जैसी व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। शैक्षणिक मनोविज्ञान की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान का संयोजन है, जो यह समझने में मदद करता है कि छात्र कैसे सीखते हैं। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। तो छात्र, शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, ऐसे मनोविज्ञान
कि छात्र हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसका मन क्यों नहीं लगता है पढ़ाई में। इसका मन को समझ के हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पढ़ाई बनाएंगे कि इसको अच्छा लगे। ठीक है, तो देखो सीखने की प्रक्रिया को समझना यह बताता है कि बच्चे किस प्रकार ज्ञान ग्रहण करते हैं और उनकी रुचियां कैसे विकसित होती है। अध्यापन विधियों में सुधार क्यों जरूरी है, तो अगर हम लोग ये सब शैक्षणिक मनोविज्ञान को समझेंगे तो यह शिक्षकों को सही तरीके से पढ़ाने और विभिन्न शिक्षण तकनीकों को अपनाने में मदद करता है। बाल विकास को समझना बच्चों की मानसिक अवस्था को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षा देना संभव होता है। किसमें, तो हम लोग जब शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं तब। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना यह छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता करता है। ठीक है, मूल्यांकन और सुधार यह छात्रों की प्रगति को आंकने और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उपयोगी होता है। तो क्या उपयोगी होता है, तो हम लोग का ये शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है, हालांकि सबको डिटेल में समझाना चाहिए था लेकिन उतना टाइम नहीं है। मानव निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के विचारों की व्याख्या कीजिए। मानव निर्माण शिक्षा, तो देखो स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास मतलब कि सभी तरफ से, ठीक है, सभी तरफ से मतलब कि दिमाग का ही विकास होना चाहिए, उसका आत्मा का ही विकास होना चाहिए, शरीर का ही विकास होना चाहिए। शरीर भी क्या हुआ, पहले जितना मजबूत था उससे और अच्छा मजबूत बने, शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, और दिमाग पहले जितना तेज था उससे भी ज़्यादा दिमाग तेज हो जाए, दिमाग का भी, और क्या हो जाए, और क्या, आत्मा का ही विकास हो। ठीक है, तो उनके अनुसार शिक्षा केवल किताब पढ़ने तक नहीं सीमित नहीं था, बल्कि यह चरित्र, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास विकसित करने का माध्यम होना चाहिए। और ये क्या क्या जोर दे रहे थे, स्वावलंबन पर जोर। उन्होंने शिक्षा को ऐसा बनाने पर बल दिया जिससे कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, खुद से सीख पाए, कोई टीचर का जरूरत नहीं है, खुद से सीखे। ठीक है, चरित्र निर्माण, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अच्छे संस्कार और नैतिकता का विकास करना था। ठीक है, कि उनका चरित्र अच्छा बनेगा, अच्छे इंसान बनेंगे। बुद्धि व कौशल विकास, शिक्षा से केवल ज्ञान नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। शिक्षा में सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको सिखाना चाहिए जीवन जीने का तरीका, लेकिन वही नहीं सिखाता, क्या कहा जाए। मानवता व सेवा, उन्होंने शिक्षा को समाज सेवा व और देश हित से जोड़ने पर जोर दिया। मानवता की सेवा, शिक्षा में कुछ ऐसा टॉपिक दिया जाए कि जिससे इंसानों के अंदर, बच्चों के अंदर मानवता की सेवा का भाव बढ़े। नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा, वे मानते थे कि शिक्षा से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ना चाहिए और उसमें साहस व धैर्य विकसित होना चाहिए। देखो मैकाले मिनट साहब क्या समझते हैं, मैकाले मिनट ने किस प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य संघर्ष को समाप्त किया। तो मैकाले मिनट एक शिक्षा नीति है जिसे लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था। मैकाले ने तर्क दिया कि भारतीय भाषा में आधुनिक विज्ञान और ज्ञान का अभाव है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तो देखो मैकाले मिनट क्या था, ये एक शिक्षा नीति था, जैसे आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वैसे मैकाले मिनट भी कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को वो लिखा हुआ रहता था। ठीक है, जिससे लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिले। क्यों अंग्रेजी शिक्षा में क्यों बढ़ावा मिले, क्या कि जो आधुनिक विज्ञान था, विज्ञान पढ़ाया जाए इंसानों को, यहाँ के लोगों को, और जो विज्ञान था वो हिंदी में कम था, इंग्लिश में ही ज़्यादा था, तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था। इसने प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद को समाप्त कर दिया। ये जब नोटिस आ गया कि अब क्या इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, क्यों हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो तभी से हम लोग की सिलेबस में इंग्लिश एकदम ढुक के चल बढ़ गया। ठीक है, तभी से मैकाले मिनट को मारना चाहिए एकदम, मैकाले मिनट को टाइम मशीन में जाकर मार दोगे तो इंग्लिश लागू नहीं होगा। ठीक है, प्राच्यवादी भारतीय भाषा और पारंपरिक शिक्षा के समर्थक थे, जबकि पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। देखो प्राच्य मतलब यही देश का आदमी लोग जो बोलते थे कि हिंदी पढ़ना चाहिए। आप लोग भी कौन सा वादी है, प्राच्यवादी है कि हिंदी में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और पाश्चात्यवादी मानते थे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश में ही पढ़ाई होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ऐसे थे। मैकाले के समर्थन से अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई और भारतीय प्रशासनिक वर्ग तैयार किया गया जो सोचने में अंग्रेजों जैसे हो, लेकिन हालांकि इस नीति से भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो देखो गेस्टाल्ट का सिद्धांत क्या है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार मनुष्य चीज़ों को उनके अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में समझता है। इसके मुख्य सिद्धांत है, देखो गेस्टाल्ट बोला था कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस अलग अलग, अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही करके पढ़ो तब समझ में आएगा। हम लोग क्यों नहीं समझ में आता, हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, सारा सब्जेक्ट जो है एक दूसरा से जुड़ा हुआ है।
ठीक, ये पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, ये पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, सारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो सबको एक साथ करके पढ़ो, आप लोग अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो ये था गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है संपूर्णता का नियम, क्या क्या नियम है इसका, हम किसी भी जानकारी को सबसे सरल रूप में समझते हैं। निकटता का नियम, पास पास स्थित वस्तु एक समूह लगती है, तो ये ठीक से दिया नहीं है, रट लीजिएगा इसको। समानता का नियम, एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को हम एक साथ जोड़ कर देखते हैं। संपर्क का नियम, ये आंसर को हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से लिख देना चाहिए था। लगातार होती वस्तु एक समूह लगती हैं। बंधत्व का नियम, अधूरी चीज़ों को हमारा मस्तिष्क पूरा करने की कोशिश करता रहता है। तो ये सभी सिद्धांत क्या है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत है, 5 को प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बोलिए तो क्या है, जो हम लोग को इस एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था ना बच्चा में, ठीक, अ आ क ख ग घ, खिचड़ी स्कूल। खिचड़ी स्कूल काहे जरूरी है, तो खिचड़ी स्कूल जरूरी है काहे कि बच्चों में थोड़ा मौलिक ज्ञान तो आए, अ आ क ख ग तो पढ़े, थोड़ा बच्चा लोग सीखे, मिलना जुलना सीखे, सोचने की क्षमता डेवलप हो। ठीक है, थोड़ा स्कूल में साफ सुथरा से रहे, स्वच्छता, सामाजिक व्यवहार सीखे। ठीक है, रचनात्मकता आए, बच्चे विकसित हो। तो वो जो 1 2 3 4 ये सब प्राथमिक शिक्षा होती है, ये सब क्यों जरूरी है, तो जरूरी तो है ही, यह उनके भविष्य की शिक्षा का आधार बनती है। उसी टाइम पता चल जाता है बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, खराब पढ़ने वाला है, कैसा होगा। ठीक है, वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो देखो वृद्धि 2 शब्द है, वृद्धि और एक होता है क्या होता है, विकास और वृद्धि। तो वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक आकार, शरीर का जो आकार है वो बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो और शरीर में जो संरचना है वो अलग होंगी और भौतिक बढ़ोतरी होगी। तो ये क्या है, आप लोग के शरीर की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, यह जन्म से किशोरावस्था तक लगातार चलते रहता है। हाँ, ठीक है। शैशवावस्था का तात्पर्य क्या है, तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक की अवस्था होती है। हाँ, शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की उम्र की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास करता है। इस अवस्था में माता पिता का विकास विशेष ध्यान आवश्यक होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था क्या है, जब उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता उसको बोलते हैं शैशवावस्था। इसके बाद आता है बाल्यावस्था, हम लोग बच्चे होते हैं। उसके बाद आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आता है एडल्टहुड। इंग्लिश में तो ये, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, छोड़ो हटाओ। संवर्तन क्या है, तो देखो संवर्तन क्या है, संवर्तन का अर्थ छात्रों को औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र या उपाधि प्राप्त करने होता है। जैसे आपको सर्टिफिकेट दिया रहा है कि आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ, लो सर्टिफिकेट। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसी को संवर्तन कहा जाता है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में बेगम रुकैया कुछ योगदान बताइए। तो देखो बेगम रुकैया ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जहां लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और जागरूकता के लिए लेख लिखे और सुल्ताना का सपना नामक पुस्तक भी लिखी, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण की कल्पना की गई थी। बौद्ध युगीन, ये क्या लिखा है, एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा संस्थान का नाम लिखिए। तो देखो उत्तर बौद्ध युग में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान था। नालंदा था, तक्षशिला था, वो भी बौद्ध ही था। देश विदेश के छात्र अध्ययन यहाँ पे करने आते थे। ठीक है, तो सारा हो गया ना। ठीक है, सारा बहुत जल्दी हो गया। ये क्या, इतना जल्दी तो नहीं होना चाहिए, सब तो दिया है ना। देखो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का है, 1 है, 2 है, 3 है। बौद्ध शिक्षा, हाँ, 1 2 3 हो गया, 10 मार्क्स का 3 ठो। और उसके बाद ये 5 मार्क्स का शैक्षणिक मनोविज्ञान की आवश्यकता, मानव निर्माण शिक्षा में स्वामी विवेकानंद के विचार, और यहाँ पर तीसरा मैकाले। ठीक है, मैकाले मिनट्स आप क्या समझते हो, तीसरा हो गया। और यहाँ पर 5 ठो, यहाँ पे 60 ठो आंसर हो गया। हाँ, तो कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा डाउट हो रहा है कैसे कहाँ कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो रखते हैं आप, टाटा बाय बाय।